हेलो बच्चों, SVM क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स देखेंगे और फिजिक्स का जो है पहला लेसन हम लोग देखेंगे। पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में किन किन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो है देखेंगे हम लोग प्रकाश के बारे में कि प्रकाश कहते किसको हैं, प्रकाश किन चीज़ों से उत्पन्न होता है ना, और प्रकाश कैसे गमन करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश अगर किसी वस्तु से टकराती है तो वो किस तरीके से परावर्तित होती है, इसके बारे में देखेंगे। और जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है वो मूल रूप से उसमें दर्पण आता है, तो दर्पण के बारे में हम लोग देखेंगे। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है दर्पण में F=R/2, यानी दर्पण का फोकस होता है और उसमें वक्रता त्रिज्या होता है। तो फोकस जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस चीज़ के बारे में हम लोग सिद्ध करेंगे। उसके बाद दर्पण से जो है प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो देखेंगे। फिर चिन्ह परिपाटी है, उसके बाद दर्पण सूत्र और दर्पण का आवर्धन। इतने चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेसन में देखेंगे। तो इस लेसन का, इस पाठ का जो है आज आप लोग का पहला भाग है। पहला भाग हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहते किसको हैं। तो देखिए, प्रकाश हम लोग कहते किसको हैं, तो प्रकाश जो है वह कारक है, यानी प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिसके मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो देखिए, यहाँ परिभाषा लिखा गया, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, अथवा प्रकाश ऊर्जा का एक प्रतिरूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी ये ऊर्जा का एक रूप है जिसके मदद से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश जो है हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश के बिना जो है दृष्टि संभव नहीं है। यानी प्रकाश अगर नहीं रहेगा, हम लोग का आँख कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बताया गया है कि प्रकाश में जो है क्या क्या गुण है। तो देखिए, कहा गया है बिना प्रकाश की दृष्टि संभव नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। उसके बाद है वास्तव में जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी यहाँ पर देखने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम लोग किसी वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रकाश पहले उस वस्तु से जाकर टकराती है और टकरा के जब लौटती है तो वो प्रकाश जो लौटने वाली प्रकाश होती है, तो वो प्रकाश जब हमारी आँखों तक पहुँचती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, यानी जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है। ठीक है, यानी प्रकाश हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ हम लोग वस्तु को देख रहे हैं, प्रकाश को हम लोग नहीं देखते हैं, प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं। यानी प्रकाश खुद में अदृश्य है लेकिन वो दूसरे वस्तु को दृश्य बनाता है हमारे लिए। तो प्रकाश जो है वो खुद दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन दूसरे वस्तु को हम लोग को देखने में मदद करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वो कैसे गमन करती है, वो सरल रेखा में, यानी वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती, एक सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर लगभग चलती है।
तो प्रकाश का चाल जो है निर्वात यानी कह सकते हैं वायु में भी जो है प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपका हो गया प्रकाश के बारे में। उसके बाद है प्रकाश जिससे उत्पन्न हो रही है। अभी देखें कि प्रकाश जिससे निकलता है उसको बोला जाता है क्या? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत नहीं कह सकते उसमें, यानी जो वस्तु है, हम लोग जितने भी हम लोग के आसपास वस्तुएं हैं उसको 2 भाग में बांटा गया है प्रकाश स्रोत के दृश्य से देखें तो पहला क्या है? तो पहला इसमें बोला जा रहा है कि प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या है कि जो वस्तु, देखिए प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाते हैं। यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यानी वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। तो जैसे में प्रदीप्त वस्तु हम लोग किसे कहेंगे? कौन से वस्तु है जो प्रदीप्त वस्तु है जिससे प्रकाश स्वयं उत्पन्न हो? कौन से वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं? तो जैसे आपका सूर्य हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सूर्य जो है वो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद जैसे हम लोग डेली बल्ब यूज करते हैं, रात में बल्ब जलाते हैं, या पहले जो है लालटेन जलते थे या लैंप जलता था, तो ये सब जो है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाती है। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो वस्तु क्या कहलाती है? अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाला में क्या हो जाएगा? कुछ भी उठा लीजिए, जैसे टेबल, पंखा, घर, ये सब सारा चीज़ जो है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वो क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद एक देखिए प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसको कहते हैं? तो प्रकीर्णन जो है वो किसी वस्तु से जब प्रकाश टकराती है तो कुछ अंश जो है वो इधर उधर, प्रकाश का कुछ अंश अवशोषित हो जाता है और बाकी जो है वो इधर उधर फैल जाता है। तो ये फैलने की घटना, यानी किसी वस्तु से प्रकाश के टकरा कर फैलने की जो घटना होती है उसको बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए परिभाषा कहा जा रहा है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों यानी जैसे सूर्य से प्रकाश चल रही है, तो सूर्य से जब प्रकाश चलती है तो वो वायुमंडल में अनेक धूल कण वगैरह हैं, तो वो धूल कणों पर जब वो पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं। विकृत करने का मतलब फैला देते हैं। तो ये प्रकाश के विकृत करने की, जो फैलाने की जो घटना है, इस घटना को बोला जाता है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद है किरण। तो किरण किसको कहते हैं? तो किरण जो है प्रकाश के संचरण की दिशा को निरूपित करने वाली सरल रेखा किरण कहलाती है। यानी प्रकाश जिस पथ पर गति करती है, गमन करती है, उस पथ को दर्शाने वाली जो रेखा होती है, उसको कोई भी प्रकाश जो गमन करता है उसको हम लोग एक सरल रेखा से दर्शाते हैं। तो ये सरल रेखा से दर्शाने वाली जो निरूपित करने की जो दिशा होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? किरण। उसके बाद है किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश जो है कोई एक किरण के रूप में नहीं चलता है, यानी एक रेखा के रूप में वो नहीं चलता है। वो जब भी चलेगा तो प्रकाश समूह के रूप में चलता है। तो ये जो समूह जो चल रहा है प्रकाश का, इन समूहों को कहा जाता है क्या? किरण पुंज। और किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो ये अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो ये अपसारी, समानांतर और अभिसारी हम लोग किसको कहेंगे, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो जैसे देखिए, मान लिए ये एक प्रकाश का स्रोत है, एक प्रकाश का स्रोत ले रहे हैं। यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें निकल रही है। एक स्रोत से इस प्रकार से प्रकाश की किरणें निकल रही है।
एक दूसरा स्रोत लेते हैं जिससे जो है प्रकाश की किरणें इस प्रकार से निकल रही है, और एक तीसरा स्रोत लेते हैं, उससे इस प्रकार से किरणें निकल रही है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए, जैसे ये मान लिया हम एक रेखा खींचे और इस पर एक एरो चिन्ह दिए, तो ये जो एरो चिन्ह की जो दिशा होती है ये प्रकाश के गमन की दिशा को निर्देशित करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सूचित तो हो रहा है कि एक जगह से प्रकाश की किरण निकल रहा है ना, और वो धीरे धीरे सब क्या हो जा रहा है, जब निकल रहा है और आगे जब बढ़ रहा है तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार से निकला, यानी जैसे वो आ रहा था उसी तरीके से वो आगे बढ़ते चला गया है, यानी एक दूसरे से प्रकाश की किरणें जो है वो समानांतर है। और ये तीसरा स्थिति जो है, इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो पहले से फैल के आ रही थी, लेकिन वो आकर जो है एक जगह पर जमा हो गई। ठीक है, तो ये तीन स्थिति है। प्रकाश की किरण पुंज जो है ये तीन प्रकार से गमन करते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर गमन होता है, यानी एक बिंदु से निकल के, या कह सकते हैं एक बिंदु स्रोत से निकल के अगर वो चारों तरफ फैल जाती है, वहाँ से जहाँ से निकला वहाँ से आगे जैसे जैसे बढ़ता है वो फैलते जाता है, तो इस प्रकार का किरण पुंज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। इसको बोला जाता है अपसारी किरण पुंज। और दूसरा जो है जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर है, इसको बोला जाता है समांतर किरण पुंज। ठीक है, और तीसरा जो है, यानी जो पहले से फैला हुआ था लेकिन आकर एक जगह पर वो क्या हो गया, जमा हो गया, मिल गया, तो इस प्रकार के जो किरण पुंज होते हैं उसको बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किसको बोलेंगे, तो वो एक जगह से निकल रहा है और जैसे जैसे वो प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही है वो फैलते जाता है, उसको बोला जाता है अपसारी किरण पुंज। और जो एक दूसरे से जैसे निकला उसी तरीके से अगर वो समानांतर बढ़ते जाएगा तो उसको बोला जाएगा क्या, समानांतर किरण पुंज। और तीसरा क्या है, जब वो पहले से फैला हुआ था लेकिन वो क्या हुआ, एक जगह पे आके मिल गया, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें देखिए हम लोग परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है अपसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, प्रकाश की किरण जो है एक जगह से निकल रही है और वो धीरे धीरे क्या होते जा रही है, फैलते जा रही है। तो जब आगे जाकर वो फैल जाए प्रकाश की किरणें या किरण पुंज, तो वो किरण पुंज कैसा किरण पुंज कहलाता है, अपसारी। अपसारी यानी फैलने वाली किरण पुंज। और समानांतर क्या होगा, तो ऐसी किरण पुंज जिसमें एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, यानी वो ना तो फैलता है और ना ही एक जगह पर जमा होता है। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समानांतर किरण पुंज। और तीसरा हो गया क्या, अभिसारी। अभिसारी किसको हम लोग कहेंगे, तो वो किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें क्या हो, पहले से जहाँ से वो उत्सर्जित हुआ वहाँ पर पहले से फैला हुआ था लेकिन वो एक जगह पर आके क्या हो गया, जमा हो गया। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी यानी फैलने वाला किरण पुंज, समानांतर यानी वो हमेशा क्या रहेगा, एक दूसरे के समानांतर, और अभिसारी यानी एक जगह पर जमा होना। इसमें ये जो अभिसारी जो है ये बना है अभिसरित होने से, अभिसरित होना। ठीक है, तो अभिसरित होने का मतलब होता है कि वो एक जगह पर जमा होना, और अपसरित होने का मतलब होता है क्या, फैलना। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होगा, जो एक जगह पर आकर जमा होगा, और अपसारी क्या होगा, अपसारी का मतलब
अपसरित होने का मतलब क्या है? फैलना। तो जो फैलेगा किरणपुंज उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कुछ पदार्थ को जो है जिससे प्रकाश आर पार होता है या नहीं होता है, उसको उसके आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है वो बताया गया क्या? पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे? तो पारदर्शी का मतलब होता है प्रकाश को अपने से आर पार जाने देना। ठीक है, यानी वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पारदर्शी पदार्थ। तो प्रकाश जब आर पार हो जाएगा, कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी परिभाषा मिलेगा, नीचे क्लास में मिला होगा कि वैसे पदार्थ जिसके आर पार दिखाई दे वो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो आर पार दिखाई कब देगा? जब उससे प्रकाश आर पार होगा। अगर प्रकाश आर पार नहीं होगा तो उसके आर पार वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। तो पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार आ जा सके उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पारदर्शी पदार्थ। और उसके बाद आता है पारभासी। तो पारभासी उस वैसे पदार्थ कहलाएगा जिससे प्रकाश का पूरी भाग आर पार नहीं हो, प्रकाश का कुछ भाग जो है वो आर पार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पारभासी। तो जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे कैसा पदार्थ? पारभासी पदार्थ। और तीसरा जो है वो क्या है? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी हम लोग किसको कहेंगे? तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार न हो उसको हम लोग कहेंगे क्या? अपारदर्शी पदार्थ। एकदम सिंपल वे में याद रखना है, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए पारदर्शी, जिससे आर पार नहीं हो अपारदर्शी, और जिससे कुछ भाग आर पार हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी। तो ये हो गया। ये सब साधारण चीज़ें, ये सब एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इन एग्जाम के व्यू से ये तीनों जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अपसारी किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज और अभिसारी, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग फिर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इम्पॉर्टेंट चीज। प्रकाश का परावर्तन हम लोग कहते किसको हैं? तो प्रकाश, जैसे हम लोग अभी बात किए कि कोई भी वस्तु दिखाई कब पड़ती है? तो जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ा। कोई भी वस्तु दिखाई कब पड़ेगी? जब उस वस्तु से प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ा और वो प्रकाश टकराकर फिर हमारी आँखों तक पहुँचा, तभी जो है वो वस्तु हमें दिखाई पड़ेगी। तो टकरा कर हमारी आँख तक पहुँचा, तो टकरा कर क्या हुआ? प्रकाश जो है उस वस्तु से टकराया और टकरा के फिर क्या हो गया? उस वस्तु से टकरा कर रिटर्निंग हो गया, यानी वापस लौट गया। तो ये जो किसी वस्तु से टकरा कर प्रकाश वापस लौटने की जो घटना होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो वो किसी भी वस्तु की सतह से हो सकता है। तो जो ज़्यादा चिकना सतह होता है उससे प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होता है, और जो कम चिकना सतह होता है उससे प्रकाश का परावर्तन कम होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि घर वगैरह जो है, जो ईंट का केवल बना हुआ है वो कम चमकेगा। अगर ईंट के बाद छपैया हो गया तो थोड़ा सा उसका चमक बढ़ जाता है। उस पर पेंटिंग हो गया, यानी जैसे जैसे उसका चिकनापन बढ़ाते जाएंगे उसका जो है शाइनिंग बढ़ते जाता है। पेंटिंग के जगह पर अगर पुट्टी कर दिया गया और पुट्टी करके उस पर पेंट चढ़ाया गया तो वो और चमकता है ना। यानी जितना कोई भी वस्तु चिकना होगा वो वस्तु उतना ही ज़्यादा क्या होगा? चमकीला होगा। यानी वो चमकीला कैसे हो रहा है? तो वो ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। ठीक है, तो जो वस्तु जितना ज़्यादा चिकना होता है वो उतना अधिक प्रकाश को परावर्तित करता है। तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे किसको? तो किसी वस्तु से
प्रकाश जब टकराकर जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना जो है वो कहलाती है क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन से संबंधित मुख्य पद, तो देखिए परावर्तन से संबंधित मुख्य पद क्या है? तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज जो है, जैसे एक मान के चलते हम लोग एक सतह लेते हैं, ठीक है, ये कैसा सतह है? परावर्तक सतह, यानी प्रकाश को ये प्रकाश जो इस पर आके पड़ा उसका अधिकांश भाग जो है ये क्या कर दिया? अधिकांश नहीं, लगभग भाग जो है ये वापस लौटा दिया, ठीक है। प्रकाश इस सतह पर आके प्रकाश आके पड़ा और उसका लगभग भाग जो है ये वापस लौटा दिया। तो ये प्रकाश आके पड़ रहा है, तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो जानना जरूरी चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़, जैसे मान लिए ये प्रकाश को हम यहाँ पे लाते हैं, ये एक प्रकाश का किरण हुआ, ठीक है, ये टेढ़ा हो गया, लेकिन ये टेढ़ा नहीं, यानी समझिए कि ये सीधा एक रेखा पर ये आ रही है। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये जो आने वाली किरण होता है, इसको बोला जाता है आपतित किरण। किसी सतह पर आकर जो किरण टकरा रही है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं क्या? आपतित किरण। और सतह पर जिस बिंदु पर आके टकराती है, सतह पर टकराई तो जो किरण आके टकराई वो किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आके टकराई वो बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये किरण आके टकराती है वो क्या कहलाता है? आपतन बिंदु, ठीक है। और ये टकराया और क्या हो गया? हम लोग बोल लें कि टकरा के फिर वो उसी माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए। तो टकरा के ये इसी माध्यम में मान लिए ये ऐसे निकल गई, तो ये जो निकलने वाली, टकरा के निकलने वाली जो किरण होती है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित, हाँ, परावर्तित किरण, ठीक है। तो जो किरण आई उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपतित किरण। जहाँ पर ये किरण आके टकराई उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और ये जो टकरा के जो लौटी किरण, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। अब इसके बाद देखिए, जिस बिंदु पर ये मिलती है, आके टकराती है, उस बिंदु पर एक हम लोग लम्ब डालते हैं, ठीक है। तो ये जो लम्ब डाला गया इस बिंदु पर, किस पर? ये सतह पर। और डालना कहाँ पे है? इस सतह से लंबवत लेना है, लम्ब डालना है। और कहाँ पर? जहाँ पर प्रकाश की किरण आके टकराई थी। तो ये जो लम्ब डाला जाता है, इसको बोला जाता है क्या? अभिलंब, ठीक है। ये चित्र को दिमाग में बैठा के रखिएगा, परिभाषा रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। प्रकाश की किरण परावर्तक सतह, जब कोई किरण परावर्तक सतह पर आकर टकराती है, तो जो किरण आके टकरा रही है वो क्या कहलाएगी? आपतित किरण। जहाँ पर टकराया क्या? आपतन बिंदु। और जो टकरा कर निकला वो क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। और ये जो लम्ब डालें ये क्या कहलाएगा? अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच क्या हो रहा है? कोण बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपतन कोण। और इसको सूचित किया जाता है आई से। इसको बोला जाता है क्या? आपतन कोण। किसके किसके बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। और दूसरा फिर एक कोण बन रहा है इसी तरीके का, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो ये जो है कहलाता है परावर्तन कोण। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण। और इसको हम लोग सूचित करते हैं किस चीज़ से? आर से। तो ये जो मूल बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला क्या? आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु, तीसरा परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6। ये 6 बिंदु जो है याद रखिएगा।
इसका परिभाषा भी जो है वो आपको देखिए दिखा देते हैं। आपतित किरण किसी सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जहाँ पर कोई सतह से जो है जहाँ पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। परावर्तित किरण किसको कहेंगे? तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, यानी जिस माध्यम से वो चल के आ रही थी उसी टकरा कर उसी माध्यम में लौट गई किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अभिलंब, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए ये एक सतह लिया गया था, ये प्रकाश की किरण आई तो ये जो है हो गया क्या? ये हो गया आपतित किरण, जिसको सूचित किया गया है P से, और Q से जो सूचित किया गया ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और वो जो है वो क्या हो गया? ये हो गया आपतन बिंदु, जहाँ पर ये आके टकराया, ये बिंदु होगा क्या? आपतन बिंदु। और इस सतह पर जो है ये जो लंब डाला गया ये क्या कहलाता है? अभिलंब। देखिए परिभाषा में लिखा गया है कि आप ये अभिलंब किसी सतह, समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, तो ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसे सूचित किया जाता है किस चीज से? I से। उसके बाद परावर्तन कोण है, तो परावर्तन कोण क्या? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बन रहा है, तो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। और इसको सूचित करते हैं हम लोग किससे? स्मॉल r से। ध्यान रखिएगा दोनों में स्मॉल, कैपिटल I भी नहीं होगा और कैपिटल R भी नहीं होगा, दोनों स्मॉल होगा। अब इसके बाद देखिए ये परावर्तन तो हम लोग देख लिए, प्रकाश की किरण आया, एक बिंदु पर आके टकराया और टकरा के ये क्या हो गया? लौट गया। तो ये लौटा, कैसे लौटेगा? क्या जरूरी था कि ये इस प्रकार से अगर आया, इधर से आया तो ऐसे ही क्यों लौटा? ये इधर से क्यों नहीं लौटा या इधर से क्यों नहीं लौटा? ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि कोई भी प्रकाश की किरण जो आती है तो वो एक निश्चित नियम के अनुसार ही वो फिर परावर्तित होके उसी माध्यम में लौटती है। तो वो किस नियम के अनुसार, कौन कौन से नियम का पालन करके जो है वो उसी माध्यम में लौटेगी, वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे परावर्तन के नियम में। तो देखिए परावर्तन के नियम क्या कह रहा है? परावर्तन, प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, यानी क्या? प्रकाश की किरण जो है किसी खास नियम को पालन करते हुए उस सतह से क्या होती है? टकराकर वापस लौटती है। तो जिस नियम को पालन करते हुए वो टकराकर वापस लौटती है उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। तो जिस नियम को वो पालन कर रही है वो नियम क्या कहलाएगा? परावर्तन का नियम। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन को ध्यान रखिएगा, परावर्तन के 2 नियम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रकाश के परावर्तन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अब सब्जेक्टिव में जब बात किया जाएगा तो पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं? वो 2 नियम आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो ये देखिए सबसे पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और समतल सतह पर डाला गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक समतल में होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लिए ये एक तल है, ये बोर्ड जो है एक तल है। अब इस तल के तो जो सतह है,
अगर प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है तो जिस तल से आई उसी तल में वो वापस लौटेगी और अभिलंब भी जो होगा उसी तल में होगा। तो जैसे हम ये जो दर्शाते हैं, तो ये प्रकाश की किरण आई तो ये इसी बोर्ड के तल में ही आया और बोर्ड के तल में ही ये क्या होगा, लौटेगा और अभिलंब भी जो होगा इस बोर्ड के तल में ही होगा। अगर मान लिया हम बाहर ही इस तरीके से एक तल मानते हैं तो इस तल में अगर वो प्रकाश की किरण आएगी तो इसी तल में वो टकरा के लौटेगी और अभिलंब भी जो है इसी तल में होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो सतह पर टकरा रही है प्रकाश की किरण, उस पर जो है अभिलंब जो डाला जाता है वो तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरा आपतन कोण और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यानी आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना कोण बना के अभिलंब के साथ जितना कोण बना के आपतित किरण आएगी उतना ही कोण बना के परावर्तित किरण लौट जाएगी। तो ये जो है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। और आपतित के ये आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब जितना कोण बना के किरण आपतित होगी अभिलंब से उतना ही कोण बना के अभिलंब से वो क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये जो है आपका यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिख दिया गया है I बराबर R, यानी आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। अब देखिए इसके बाद है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि अगर समतल दर्पण लिया जाए, अगर समतल दर्पण लिया जाता है तो समतल दर्पण पर अगर कोई किरण लंबवत आके टकराती है तो वो उसी माध्यम में वो सीधा वैसे ही लंबवत उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये भी जो है आपका अलग नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये भी इसी नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, देखिए कैसे इस नियम का पालन कर रहा है। जैसे मान लिए ये आपका समतल दर्पण हुआ, ठीक है, इस पर एक हम लंब डालें इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर अगर हम लंब डाल रहे हैं तो इस लंब से ये जो आपतित किरण, ये लंब हुआ और यहीं पर जो है आपतित किरण भी है, तो ये लंब के साथ आपतित किरण कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो ये लंब के साथ आपतित किरण जो है वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि दोनों के बीच कोई झुकाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। कोण कहते किसको है, जो झुकाव उत्पन्न होता है, यानी दोनों के बीच का जो गैपिंग है झुकाव में, तो यहाँ पर कोई झुकाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपतन कोण जो है कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से जहाँ जरा मरा भी इधर थोड़ा सा भी इधर होगा तो ये क्या हो जाएगा, कोण बना लेगा, लेकिन हमको कोण बनना चाहिए कितना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कोण बनाने के लिए इसको फिर से उसी रास्ते पर क्या होना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। तो इसी को नोट के रूप में आपको बता दिया गया है कि अगर कोई भी समतल दर्पण पर जो है प्रकाश की किरण लंबवत आती है तो लंबवत आने का मतलब क्या हुआ कि वो अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है और वो परावर्तन के बाद भी क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बना के वापस लौट जाएगा। यानी जैसे वो लंबवत आएगा वैसे ही लंबवत वो वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर कोई मान लिया आपसे पूछता है कि समतल दर्पण पर अगर लंबवत कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसमें आपतन कोण कितना डिग्री होगा, तो आपतन अगर लंबवत आ रहा है तो आपतन कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, और परावर्तन कोण फिर कितना डिग्री बना के निकलेगा, 0 डिग्री, यानी उसी पथ पर फिर वो वापस लौट जाएगा। चलिए अब इसके बाद प्रतिबिंब। देखिए आगे हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसको हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब का देखिए परिभाषा क्या बोला गया कि किसी बिंदु
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी अगर कोई स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है तो वो प्रकाश की किरण जो है दर्पण से या कोई भी दर्पण से या कोई तल से टकरा कर जो है वो क्या हो जाता है, लौट जाता है। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये परावर्तन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन। तो कोई भी स्रोत से अगर प्रकाश की किरण आ रही है और वो टकरा कर किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकरा कर किसी सतह से टकरा कर मिल रही है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिबिंब। उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और याद रखिएगा प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो जो प्रकाश की किरण टकराई और टकरा कर लौट रही है, तो लौटने के बाद अगर वास्तविक रूप में वो मिलती है, ठीक है, प्रकाश की किरण अगर वास्तविक रूप में मिलती है तो उसको बोला जाता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर वो वास्तविक रूप में मिलती नहीं है, वो लगता है जैसे कहीं से वो आ रही है, तो वो कहीं से आती हुई जब प्रतीत होती है तो उसको बोला जाता है क्या, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वो वास्तविकता में उस बिंदु से आती नहीं है, लेकिन लगता है जैसे वो कहीं से उसी बिंदु से आ रही है। जैसे देखिए, अगर ये हम एक दर्पण लेते हैं, ये कौन सा दर्पण है जी, अगर नहीं मालूम है तो इसके बारे में हम बताएंगे जस्ट आगे। तो ये मान लिए जैसे ये प्रकाश की किरण है, देखिए, और ये प्रकाश की किरण ये किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, ये प्रकाश की किरण ये टकरा के ये एक बिंदु पर आकर मिल गई। तो ये जहाँ पर ये आके मिला, तो यहाँ पर वो निर्माण करेगा किस चीज़ का, प्रतिबिंब का। और ये प्रकाश की किरण ये वास्तविक रूप में मिला है, इसीलिए ये कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और वही अगर जैसे ये दूसरा हम लोग एक ये लेते हैं, परावर्तक सतह लेते हैं, इसमें जो है ये प्रकाश की किरण टकराती है और ये इस प्रकार से लौटती है। तो देखिए ये आ रही है ठीक, लेकिन वो जो लौट रही है वो लौट इस प्रकार से लौट रही है कि वो कभी मिलेगी ही नहीं। तो ये लगता है कि जैसे ये पीछे कहीं किसी बिंदु से आ रही है। तो ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, यहाँ पर ये निर्माण करेगा प्रतिबिंब का। और वो कैसा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, ये निर्माण करेगा काल्पनिक प्रतिबिंब का, ठीक है। तो ये वास्तविक रूप में अगर प्रकाश की किरणें मिलती है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, और काल्पनिक रूप में यानी कह सकते हैं कि मिलती है या वहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश की किरण देखिए आ रही कहीं किसी और डायरेक्शन से, लेकिन जब ये परावर्तित हुआ तो लगता है कि जैसे ये इधर से ना आके ये कहीं इस इधर से कोई बिंदु से आ रही है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोला जाता है क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब देखिए हो गया क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत को उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका कुछ नोट दिया गया है, देखिए कहा बताया जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रूप से अगर प्रकाश की किरण कहाँ पर मिल रही है उस चीज़ को अगर देखना है तो उसके लिए हमको लगाना होगा क्या, पर्दा। अगर पर्दा नहीं रहेगा तो वो टकरा के फिर क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण आगे फिर निकल जाएगी और वो प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। यानी अगर वस्तु इस तरीके से है तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा उसके तुलना में उल्टा बनेगा। और दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो क्या है, तो वो लगता है जैसे किसी बिंदु से वो आ रहा है, वो वास्तविकता में उस बिंदु से आता नहीं है, लेकिन वो लगता है कि जैसे किसी बिंदु से आ रहा है।
तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका देखिए क्या बताया गया कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त, यहाँ पे ये वास्तविक नहीं होगा, ये दोनों जो है आभासी होगा। ये आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होगा। और तीसरा, आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं या टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहीं भी काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को हम लोग दर्शाते हैं तो जैसे मान लिए ये वस्तु को इस तरीके से सूचित कर रहे हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग कैसे सूचित करेंगे, इस तरीके से टूटी हुई या डॉट डॉट के द्वारा। तो इसमें जो है अगर ये इस तरीके से है तो ये सीधा इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, वास्तविक में क्या होगा, ये उल्टा बनेगा। तो वास्तविक में डॉट डॉट से नहीं दर्शाते हैं, वास्तविक में क्या स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं, लेकिन वो उल्टा होता है। और काल्पनिक क्या होता है, वो डॉट डॉट से दर्शाते हैं लेकिन वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो ये जो है आपको इसका नोट्स भी जो है वो हम लिंक में दे देंगे और वहाँ से जो है आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद बाकी जो है इसका दूसरे पार्ट में देखेंगे।